नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत हरियाणा से की गई। वजह भी साफ थी कि हरियाणा में बेटियों से जुड़ी मानसिकता को खत्म करना, उसे बदलना और न सिर्फ सशक्त करना बल्कि उनको सुरक्षा देना भी। लेकिन योजना परवान चढ़ी या नहीं, इसको लेकर अलग अलग तरीके के दावे होते हैं। कुछ सच्चाई भी है और कुछ दावे परे होते हैं सच्चाई से। लेकिन उसके अलावा एक और सच है जो कि बेहद कड़वा है। करनाल, जींद और उन तमाम जगहों से जो खबरें निकल कर आती हैं उससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ नाइंसाफी अभी भी हो रही है। करनाल में सीपीएस कमल गुप्ता की मौजूदगी में गैंगरेप पीड़िता से बदसलूकी होती है तो जींद में एक गैंगरेप पीड़िता आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगाते लगाते आखिरकार सीएम आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी देने के लिए मजबूर है। ऐसा ही कुछ हुआ सिरसा में भी। अब बड़ा सवाल यह है कि पीड़ितों के प्रति क्यों संवेदनहीन है अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि, और प्रदेश में बेटियों को क्या ऐसे ही इंसाफ मिलेगा? इन्हीं तमाम अहम सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा बड़ी बहस में। जी हां, तो सवाल यही है कि क्या योजनाओं से और बार बार कहने भर से बेटियां, महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? और अगर कहीं कोई घटना घटित हुई है तो उसके बाद संवेदनहीनता क्यों दिखाई देती है अधिकारियों की, प्रतिनिधियों की? पीड़ितों के प्रति क्यों आखिर अभी भी संवेदनहीन है अधिकारी और जनप्रतिनिधि? एक तरफ सरकार के तमाम लोग ये दावा करते हैं कि हमारी कोशिश है कि न सिर्फ कानून का सही इस्तेमाल हो, और अगर कहीं किसी महिला, किसी युवती के साथ कोई घटना घटित हुई है या फिर कोई भी मामला है तो उस पर स्वतः संज्ञान भी लिया जाए, और अगर कानून के जरिए इंसाफ दिलाने में देरी है तो उसको लेकर भी सख्ती हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दूसरा अहम सवाल यही है कि प्रदेश में आखिर बेटियों को कैसे इंसाफ मिलेगा जब जनप्रतिनिधि अपनी सभा के दौरान उनको बाहर निकलवा देते हैं या फिर उनके सामने उनको पुलिस वाले घसीट कर ले जाते हैं, जैसी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लगातार इन दो अहम सवालों पर हम करेंगे अहम चर्चा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं करनाल की तस्वीरें। यहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंची गैंगरेप पीड़िता ने जब सीपीएस कमल गुप्ता के सामने अपनी शिकायत रखनी चाहिए तो महिला पुलिसकर्मियों ने कैसे उसको जबरदस्ती बैठक से बाहर निकाल दिया। हालांकि बाद में सीपीएस साहब ने कहा कि मैंने इस पूरे मामले की सुनवाई भी की है और डीएसपी को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। नहीं है देखो मेरे को मार कर दिया। कोई रेस्ट नहीं कर रहा, सारे ऊपर से ऊपर सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं सरदार मेरे को सब बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे साथ। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज है। इसमें सर इनकी दरखास्त में मेरे का यह बात सुनेगा तो कौन सुनेगा? जब मंत्री ऐसे कर रहे हैं मेरे का बहुत मारते हैं। घसीट कर आपके सामने निकाला गया? नहीं, घसीट कर कोई आप गलत कह रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो उसने अपनी बात रखी और उसके बारे में एसपी साहब तो आज छुट्टी थे तो उनकी जगह डीएसपी थे। हमने उनको कहा है कि इसके बारे में गहन से इंक्वायरी की जाए। जी हां, तो सीपीएस साहब को आपने सुना, उनका कहना है कि घसीट कर बाहर निकालने की बात गलत है, मीडिया गलत कह रहा है। तस्वीरें जो कह रही थी वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई इस पीड़िता की बात इतने दिनों से अधिकारियों ने सुनी? क्यों आखिर उसको इस तरीके से आकर गुहार लगाना पड़ा? अब जरा इन दो और तस्वीरों को गौर से देखिए। करनाल की कहानी आपने देखी, जींद और सिरसा में भी दो गैंगरेप पीड़िताओं का दर्द सामने आया। मांग वही है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन नतीजा ना के बराबर दिखा तो पुलिस का लचर रवैया इसके लिए जिम्मेदार बताया गया, और इसी रवैये से परेशान दोनों बेटियों ने आत्मदाह की धमकी दी है। जीत की जिस लड़की का हम जिक्र कर रहे हैं, 7 महीने से गर्भवती और 11 महीने से चक्कर काट रही, 11 महीने पुराना यह प्रकरण है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। और पानीपत पुलिस को लेकर, तमाम अन्य जगहों की पुलिस को लेकर इसने सवाल खड़े किए। उधर सिरसा में भी कुछ ऐसा ही नजारा, यानी 3 ऐसी घटनाएं जिनको लेकर सवाल खड़े हैं कि दरअसल आखिर क्या इस तरीके से बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये तो एक मतलब
कुछ नहीं है, कहने की बात है। आज के टाइम में जैसे मेरे साथ हुआ, 1 साल से मैं दर दर भटक रही हूँ, मैं और मेरा परिवार न्याय पाने के लिए। मैं 7 महीने से प्रेग्नेंट भी हूँ। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानव, हर जगह महिला आयोग, PMCM, हमने हर जगह पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई आगे नहीं आया। हमने धरने भी दिए हैं, अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। यहाँ तक पुलिस प्रशासन है, सारी पानीपत पुलिस प्रशासन सारा बिका हुआ है। जबकि मेरे केस को प्रभावित करने के लिए मेरे पति और मेरे भाई के ऊपर ही झूठे केस पे केस करवाए जा रहे हैं। 1 करोड़ कभी 70 लाख रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही है। पर अब हम कल CM आवास के सामने अनशन पर बैठेंगे। अगर इसके बाद भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं 15 अगस्त को, मैं और मेरा पूरा परिवार, हम 15 अगस्त को वहाँ पर आत्मदाह करेंगे। पुलिस ने कोई सुनाई नहीं ली, ऊपर से हमें डरा धमका रहे हैं। वो शेर नहीं रहते, वो शेर तो हमको डराते हैं, धमकाते हैं, छोड़ के चले गए। अब जी अगर कोई भी न्याय नहीं हुआ तो मरने के सिवाय कुछ नहीं बचा। जी हाँ, ये तीनों घटनाएं साफ जाहिर करती हैं कि दरअसल न सिर्फ घटनाओं को लगाम लगाने में पुलिस महकमा इस वक्त नाकाम है, बल्कि उसके साथ साथ जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें उनका रवैया भी लचर होता है। तीनों घटनाओं में साफ तौर पर जाहिर है कि दरअसल ना तो अधिकारी, ना पुलिसकर्मी और ना ही जनप्रतिनिधि इसको लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि दरअसल सरकार तो सख्ती की बात करती है, लेकिन अगर उनके मातहत उसको ना पूरा करा पाए और सख्ती से ऐसे अपराधियों से निपट ना पाए तो फिर सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। सरकार भी लोगों के निशाने पर रहती है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में रेणु भाटिया जी हैं, बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है रेणु जी आपका। पूनम भटनागर जी हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत स्वागत है पूनम जी आपका। मेरे साथ चंडीगढ़ से रंजीता मेहता, प्रवक्ता कांग्रेस की जुड़ रही है। बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। और कुसुम शेरवाल, इनेलो प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है कुसुम जी आपका। सबसे पहले रेणु जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा इस सवाल। आपने सुन ली, तमाम खबरों को भी देख लिया और आपने प्रतिक्रिया भी देख ली। इन तीनों घटनाओं में जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो बार बार यही सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या ये अभियान है, क्या ये योजना है सरकार की, कहने भर के लिए है बेटी बढ़ाना बेटी पढ़ाना? देखिए अतुल, ये तीनों महिलाएं पीड़ित हैं, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि आज भी महिलाओं के साथ इस तरह की प्रताड़ना हो रही है। लेकिन इन लोगों ने अपने केस दर्ज किए हैं। जो आज आपने कमल गुप्ता जी का CPS का मैटर दिखाया, दिन भर न्यूज़ देखने के बाद मैं जब इस विषय का मैंने संज्ञान लिया तो मुझे मेरी बात हुई, तो मुझे ये पता लगा कि ये महिला अपनी इसी बात को बताने के लिए कि आगे उनको सज़ा दी जाए या जो भी, अपनी ये बात रखने के लिए आई। पर कमल गुप्ता जी ने और साथ हमारे एक और विधायक भी बैठे हुए हैं, उन्होंने दोनों ने इसकी पूरी बात को सुना। आप जब अपनी क्लिपिंग दोबारा दिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर गुप्ता जी ने इनकी पूरी बात को सुना है। परंतु ये महिला बार बार अपनी एक बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी कि अभी इसी काम को किया जाए। तो उसी बात के लिए गुप्ता जी ने कहा कि आप बाहर बैठिए और हम उस मामले को DSP को सौंपते हैं। शायद उन्होंने SP को कॉल करने के लिए बात कही तो SP साहब आज वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो DSP साहब को उन्होंने इस मामले को दिया है और उन्होंने यही कहा कि DSP साहब इस मामले की पूरी जांच तुरंत करके उनको बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने महिला को कहा कि आप रोइए मत, आप बाहर जाइए। तो इस वजह से वो उनको ले जा रहे थे, जिस बात को हमने ये कहा कि उनको घसीट के बाहर ले जाया गया या कुछ भी इस तरह से। थोड़ा सा मेरे को लगता है वर्ड्स का नहीं, महिला खुद कह रही है, महिला वो खुद कह रही है कि अगर आप ऐसे करेंगे, आप मुझे निकलवा कर। ठीक बात है। आप अगर उसका दिखाएंगे दोबारा से उस सीन को तो आप देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उस बात के ऊपर कमल जी ने कहा कि आप इनको बाहर ले जाइए, रोइए मत, और DSP साहब को हमने जांच सौंप दी है। तो अगर हम यानी ये माने रेणु जी कि हाँ, इसके पहले चलिए ठीक है कि CPS के पास बात पहुंची, उन्होंने सुना भी और फिर उन्होंने निर्देश दिए हैं, जांच होगी आगे, लेकिन इसके पहले सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए तो ये महिला एक तरीके से वहां पर अपनी बात पर तुरंत अमल लाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। इसके पहले जहां पर भी ये गई होंगी, जिस स्तर के भी पुलिस अधिकारी तक गई होंगी, वहां पर सुनवाई नहीं हुई, ये तो मानेंगे। इस मामले की जांच हो रही थी, जो मुझे पता लगा इस मामले की जांच हो रही है। लेकिन जब महिला को ये पता लगा कि आज यहाँ पर CPS साहब आ रहे हैं, आप एक ग्रीवेंसेस कमेटी की बैठक है, उस नाते वो महिला वहाँ पर आई हैं और अपनी बात उन्होंने रखी। ये एक नॉर्मल
कि अगर हमें पता लगता है कि कोई बड़ा मंत्री या नेता आया है तो लगता है कि जो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है हम उन तक भी जाकर बात पहुंचाएं, जो रूटीन में चल रही होती है। ठीक है पूनम जी, आप भी इसी तरीके से देख रहे हैं इस प्रकरण को कि हाँ एक वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे हैं, अधिकारी पहुंचे हैं, कोई बैठक चल रही है और वहां पर एक महिला जो कि प्रताड़ित है वो वहां पर जाती हैं, अपनी बात रखती हैं, लेकिन तुरंत अमल कराने की जिद करती हैं, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। यही है पूरा प्रकरण? नहीं, देखिए ग्रीवेंसेस का मतलब ये है कि जो भी आदमी ग्रीवेंस है, जिसको भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ आता है। बट ग्रीवेंस कमेटी की मैं मेंबर रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत इस बात का हैरानी होती है कि जब वहाँ मैटर्स लिए जाते हैं वो मैटर्स लिए जाते हैं जिनका विभागों से कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो ग्रीवेंस कमेटी है उसका मतलब यह है कि जो भी विभाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सीपीएस के सामने या चेयरपर्सन जो भी है, मंत्री जी हैं या सीएम साहब हैं, उनके सामने वो बात रखनी चाहिए जो कि रिलेटेड टू डिपार्टमेंट्स हो। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती, क्योंकि जब ये छटनी की जाती है कंप्लेंट्स की तो वो ऐसी छटनी की जाती है कि मंत्री साहब के सामने हमारी जो छवि एक बहुत नीट एंड क्लीन हो। तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, वहाँ पे डिपार्टमेंटल कंप्लेंट्स कोई नहीं होती। रही इस बात की बात, ये पीड़िता वास्तव में पीड़ित है और इसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल डिपार्टमेंट के साथ ने कार्रवाई इसके साथ नहीं की होगी, जब भी वो अपनी बात रखने के लिए सीधी वहां पहुंच गई और उसे ये उम्मीद होगी कि मेरी यहाँ पे सुनवाई होगी और तुरंत मेरे लिए कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आज जो भी बात हुई, उन्होंने आगे वही काम किया कि उन्होंने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया। वो जिस चीज के लिए आई थी वो दोबारा वहीं पे चला गया। तो मैं समझती हूँ जिस मकसद से वो वहां आई थी वो उसका मकसद वहां पूरा नहीं हुआ। ये वाकई सही विश्लेषण है। सीधे तौर पर यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, पहले से ना उम्मीदी लगातार थी और अब यहां पर यह उम्मीद थी कि हां शायद इस फोरम पर हम पहुंचेंगे और वहां पर हमें तत्काल कम से कम यह आश्वासन मिल जाएगा या संतुष्ट हो जाएंगे कि हां वाकई अब मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन महिला तब भी संतुष्ट नहीं हुई, इसीलिए वो वहां से मन छोड़ने को तैयार नहीं थी और ना ही वो जाने के पहले अपनी बात पूरी जो कर रही थी उसके पहले वो आश्वासन चाहती थी। वो नहीं मिला तो रोने बिलखने उसके साथ तमाम दौर चला। बाकी मेहमानों के पास हम चलते हैं। रंजीता जी, क्या कहेंगी आप? क्या वाकई अभी जो स्थिति है, जिन 3 घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर, या इसके अलावा जितनी तमाम और घटनाएं इसके पहले आ चुकी हैं, जो शैली है अधिकारियों की, जो इस वक्त घटनाएं हो रही हैं और उसमें लीपापोती हो रही या फिर समझौते का दबाव होता है, पुलिस लचर रवैया दिखाती है, इसकी वजह से ही अब इस वक्त महिलाएं ना सिर्फ पहले से परेशान हैं, पीड़ित हैं, बल्कि ना उम्मीद हो रही हैं। देखिए अतुल, जितनी भी घटनाएं हिस्ट्री में हो चुकी हैं पिछले 1 महीने में अगर टोटल हम करते हैं, चाहे वो रोहतक के 2 केस हैं, चाहे वो जींद का केस है, चाहे वो नारायणगढ़ में पिंजौर में जो युवती ने आत्महत्या की उसका केस है, चाहे वो अंबाला का केस है, चाहे वो इधर अभी जो सिरसा में हुआ उसका केस है, चाहे ये करनाल का केस है, इन सभी केसेस में एक ही बात निकल के आती है कि आज हम लोगों की जो संवेदनता होनी चाहिए इन मामलों में, हमारे पुलिस प्रशासन की जो होनी चाहिए, वो कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हर बार किसी न किसी घेरे में, अगर आप सोचिए कि कष्ट निवारण समिति की मीटिंग चल रही है, वो लेडी 11 महीनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। और जब वो सीपीएस साहब के सामने जाती है और उसके सामने ही उसका ये असर हो रहा है कि उसको खींचकर बाहर ले जाया जा रहा है। चाहे मेरी बहन अभी बता रही थी कि ऐसा नहीं हुआ है, उसका सुना गया, उसके बाद उसको बाहर भेजा गया। बाहर भेजने के भी कई तरीके हो सकते हैं। उनको एक तरफ बिठाकर, उनको पानी पिलाकर, उनको चुप भी कराया जा सकता है। पूरा पुलिस स्टाफ वहां पे था उनको हैंडल करने के लिए, पर कहीं ना कहीं जो असंवेदनशीलता है वो नजर आती है कि ऐसे मामलों में ना तो पुलिस का कड़ा रवैया है कि दोषियों को ये डर हो कि हमारे साथ ये होगा अगर हम ये करेंगे, बल्कि उनको शय मिलती जा रही है और रोज एक नया किस्सा और एक रोज नया मैटर हमारे सामने आता है जिसको बैठकर हम डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं और फिर हरियाणा का माहौल वैसा का जो होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे अहम बात है कि जो पुलिस यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से खींचकर ले जा रही थी, वहां पर सीपीएस साहब के कहने के बाद ये पुलिस अगर उतना ही मुस्तैदी दिखाती इसके पहले महिला की शिकायत को लेकर, तो शायद महिला को इस फोरम पर नहीं आना पड़ता। उस पुलिस के पास ही जाकर वो शिकायत दर्ज कराती और कराया है उन्होंने, और वहीं से वो संतुष्ट होती कि हाँ पुलिस मेरे साथ है। ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इस फोरम का उपयोग करना पड़ा और वहां पर भी इस तरीके का नजारा। मैं कुसुम जी आपसे सवाल लेना चाहूंगा, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, उसके बाद रेणु जी के पास वापस लौटूंगा। कहीं ना कहीं उनको अतुल जी, आज सबसे पहले तो मैं मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहूंगी
क्योंकि आज अगर इस तरह का कोई खुलासा होता है तो वो सिर्फ मीडिया के माध्यम से होता है और आज सरकार नाम की कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा तो क्या पूरे प्रदेश में आज बीजेपी की वजह से मेरे ख्याल से इतनी शर्मनाक घटनाएं आज हो रही हैं। हरियाणा प्रदेश में 17 महीने हो चुके हैं सरकार को बने हुए, लेकिन 17 महीने में आए दिन का एक आंकड़ा है कि 3 ऐसे केसेस जो हैं वो रोज दर्ज होते हैं, लेकिन कहीं भी किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज की जो ये घटना है, आज मीडिया का मैं आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि अगर मीडिया इस चीज को ना दर्शाता तो शायद बीजेपी वाले इस चीज को दोबारा से दबा देते, क्योंकि वो महिला इतनी दुखी थी, इतनी पीड़ित थी, उसकी रेप की घटना हुई थी, वो सारे प्रोसेस से निकल करके यहाँ पर अपनी सुनवाई करवाने के लिए आई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ आने के बाद भी शासन और प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, मैं तो ये कहूंगी कि सरकार के सामने उस महिला को क्या यहाँ पर उसको सामने क्या चीज फेस करनी पड़ी कि पुलिसकर्मी उसको उठा करके घसीट करके बाहर कर रहे हैं। और हमारी जो प्रवक्ता बीजेपी की बैठी हैं, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, महिला होने के नाते आज पहली बात आपको ये सोच करके आनी चाहिए थी कि मैं इस घटना के लिए यहाँ पर जा रही हूँ तो मेरे को क्या कहना चाहिए। और मेरे ख्याल से आज हरियाणा प्रदेश में जो हमारी महिला मंत्री बैठी हुई हैं वो भी चुपचाप बैठी हुई हैं। हमारे मंत्री जी जो गली में कुत्ता मर जाता है, गली में पानी भर जाता है, उसके ऊपर भी ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। आज क्यों नहीं उनके मुंह से कोई भी बात निकली? आज क्यों नहीं इस तरह से हमारी बहन बेटियों को घसीट करके बाहर निकाला जा रहा है? ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है इन्होंने तो बेटियों को मारने का काम कर रखा है। आज आए दिन हमारे यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है और खास करके दलित महिलाओं के ऊपर। इन लोगों की तरफ से मैं मान लें कि इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। इसके पहले कभी घटनाएं नहीं हुई थी, लेकिन अब हो रही है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार। ठीक है कुसुम जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप तीनों मेहमानों के सवालों का और आपकी प्रतिक्रिया का जवाब अब देंगी यहाँ पर रेणु भाटिया, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि सुमन दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। उपाध्यक्ष हैं हरियाणा महिला आयोग की, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, इन तीनों घटनाओं का संज्ञान ले लिया आपने? कुछ जानकारी है आपको इस पूरे प्रकरण की, जो 3 घटनाओं का, या इसके अलावा तमाम ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें पुलिस का रवैया या फिर खुद आयोग के ऊपर तक सवाल खड़े हैं? क्योंकि एक घटना में बताया है महिला ने कि 11 महीने से पुलिस प्रतिनिधि और आयोग के चक्कर काट काट के थक चुकी हूं, सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, मैं कहूँ कि सबसे पहली बात तो महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए जो है हम तत्पर तैयार हैं। और रही बात कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी नेता है, मंत्री है, एमएलए है या कोई आम व्यक्ति भी है, हम उन्हें ये इजाजत नहीं देते कि महिला के साथ जो है गलत सलूक किया जाए या उसका रवैया सही ना हो। इसके लिए मैं कहूंगी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमेशा की तरह जो सच्चाई से हम पेश आए हैं, हर चीज में पेश आए हैं, तो इस मामले में भी जो है मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बड़ा गलत हुआ है। और किसी भी खास तौर से अगर मंत्री जी के पास कोई महिला जाती है तो उनका वैसे भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि वो उनकी बात सुने। ये मैंने मान लिया कि कष्ट निवारण समितियों में कुछ सिलेक्टेड मामले रखते हैं और ये सिर्फ वही सुनते हैं, लेकिन एज ए मंत्री या सीपीएस या वहाँ के उनका कष्ट निवारण समिति का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना कष्ट लेकर पहुंचता है और खासतौर से अगर कोई महिला पहुंचती है तो उसे तुरंत सुना जाए और सुनने के बाद वहाँ पर साथ में एसपी भी होता है, मंत्री जी के साथ डीसी भी होते हैं, पूरा प्रशासन साथ में होता है। तो मैं मानती हूँ ऐसे मौके पर तो किसी भी समस्या को सुलझाना और भी आसान होता है, क्योंकि उसमें मंत्री जी को। यानी सुमन जी, आपको ये लगता है कि जितनी संवेदना यहाँ पर दिखानी चाहिए थी सीपीएस को या वहाँ बगल में बैठे विधायक या अधिकारियों को, उन्होंने नहीं दिखाया? जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि ये गलत है और खास तौर से एक राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक प्रतिनिधि होने के नाते भी उनका फर्ज वैसे भी बनता है। तो मैं ये कहती हूँ कि एक महिला के साथ अगर ये बदसलूकी की जाती है, ये सरासर गलत है। चलिए ठीक है, ये सरासर गलत है और आयोग का इस पर रुख क्या होगा, इसका भी जवाब हम आपसे लेंगे। रेणु जी, आपने सारी प्रतिक्रिया सभी मेहमानों की सुन ली, आप बताइए। आप कहती हैं कि हाँ ठीक है, उन्होंने सुना, उसके बाद कहा कि आप शांत हो जाइए, आप बाहर जाइए, बैठिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, या निर्देश उन्होंने दे दिए, लेकिन रवैये को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है, सभी खड़े कर रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि रेप का ऐसा मामला है जो बड़ा दर्दनाक और दुखदाई होता है,
तो मैं अपने पूरे पैनल से, अपनी साथी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को, चूंकि ये डिबेट है तो इसको राजनीतिक रूप ना दें। हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना होगा और हम महिलाओं के साथ एक जुड़ के अगर काम करें या सोच रखें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो मुझे लगता है थोड़ी ऑडियो में प्रॉब्लम थी, पहले वाली बात मेरी पूरी रखी नहीं गई। जितना मैंने संज्ञान लिया आज इस विषय पर, क्योंकि पूरा दिन मैंने इस विषय को सुना, देखा कि ऐसा हुआ है सुबह, जो मुझे पता लगा तो सीपीएस साहब ने और हमारे एक और विधायक वहाँ पर बैठे हैं, दोनों ने इस महिला की बात को सुना। और मेरी दोस्त पूनम यहाँ बैठी हैं, सुमन भैया जी इस बात को जानती हैं, रंजीता और सुमन भी जानते हैं कि जब ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले आपसे ग्रीवेंसेस मंगाए जाते हैं और चॉकआउट होते हैं। जो पूनम जी ने भी बात कही, क्योंकि मैं भी ग्रीवेंसेस कमेटी की मेंबर हूं तो मैं इस चीज़ को जानती हूं। परंतु ये जो महिला आई, इनका केस चल रहा है और जांच हो रही है, जो मुझे वहां पे मालूम पड़ा। परंतु इस महिला को जैसे ही मालूम हुआ कि आज यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं तो इनको लगा कि शायद मैं मंत्री जी से अपनी बात रखूंगी तो वो जल्दी होगी, तभी वो जो इन्वेस्टिगेट, नहीं बिल्कुल ठीक उम्मीद की। और मंत्री जी ने भी उसकी बात को पूरा सुना। आप अपने कैप्शन में आप दिखाएं दोबारा से साथ बेशक, हाँ, तो उन्होंने, मंत्री जी ने पूरी बात को सुना, फिर उन्होंने अपने साथ में तो महिला को क्यों नहीं संतुष्टि हुई? उनको ये उम्मीद थी कि यहाँ पर कम से कम उन्होंने जब महिला से कहा कि मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन एसपी को या दे देता हूँ, तो पता लगा एसपी साहब छुट्टी पे हैं और फिर उन्होंने तुरंत डीएसपी को ऑर्डर किया कि आप इस चीज को पर्सनली देखिए कि ये महिला अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा वहां पर। नहीं, उन्होंने ये बात कही तभी वो रेणु जी, फिर महिला ये बात उन्होंने देखिए, महिला ने अपनी बात 2-3 बार नहीं, महिला ने अपनी बात 2-3 बार दोहराई और रोने लगी। तो सीपीएस साहब ने बोला कि आप बहन जी आप बाहर जाए, महिला को आप ले जाएं और डीएसपी इनकी उसकी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आश्वासन उनको महीनों से मिल रहे हैं, इसीलिए उनको रोना भी आया, इसीलिए बिल्कुल उनको दुख आता है। भी। उनके साथ प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि इस बात पे तो पल पल में रोना आएगा, डेफिनेटली है, लेकिन मंत्री जी ने अपना दायित्व पूरा किया। उन्होंने डीएसपी साहब को आदेश किए कि इनकी बात को तुरंत 11 महीने हो चुके हैं, तो ये 11 महीने में सरकार ने आज तक कुछ कार्रवाई नहीं की। हाँ, वो दूसरा वाला प्रकरण है, ठीक है, हाँ, ठीक है। और अब मंत्रियों के आगे भी जाकर के वो बेचारी रो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, पूनम जी कुछ कहना चाह रही है। पूनम जी। मैडम, ऐसा है, जो इनेलो वाली मैम जो बोल रही हैं वो एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हैं। देखिए, हमें किसी चीज को पॉलिटिकल नहीं बनाना है, जैसे कि रेणु जी ने बोला, ये पर्टिकुलर ऐसा इशू है। लेकिन जब ग्रीवेंसेस में कोई मीटिंग, मैम मुझे बोलने देंगी आप, जो ग्रीवेंसेस की मीटिंग होती है उसमें पर्टिकुलर पॉइंट्स, पर्टिकुलर कंप्लेंट्स रखी जाती हैं, ये तो जेन्युइन है और उसमें गिनी चुनी होती है, लोग भी आते हैं, अधिकारीगण को बुलाया जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पे ये शायद बार बार कह रही होंगी और ऑब्वियसली वो सीन ऐसा होता है वहां पर कि मंत्री बैठे हैं, वहां पे सारे अधिकारीगण होते हैं, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या सिक्योरिटी पुलिस लगी होती है, उनसे कह देते हैं जाता है भाई इनको यहाँ से हटा दो। तो वो बिहेवियर देखा जाता है पुलिस का बिहेवियर देखा जाता है कि वहाँ पे कैसा बिहेवियर हुआ है। तो ये हो सकता है कि वहाँ पे पुलिस वालों ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया होगा उसके साथ, उसको हटाने के लिए कि वो जोर जबरदस्ती हुई और जोर जबरदस्ती हुई थी, इसलिए उनको महिला पुलिस ने किया है। एक चीज आप और नोट कीजिए। हाँ, ठीक है, कुसुम जी बोलिए। अतुल जी प्लीज बोलने का मौका दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, रंजीता जी आप ही के पास आ रहा हूँ। कुसुम जी एक लाइन में अपनी बात रखें। जैसे हमारी अभी पूनम जी भी जैसे कह रही थी और वो ये कह रही हैं कि उनको कहने का मौका दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि वो चुपचाप वहाँ पे बैठी रहती, वो रोए भी ना, वो अपनी आवाज भी ना उठाए, उसके बावजूद भी कह रही है कि महिला होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए। महिला जो पुलिसकर्मी भी महिला थी, जो घसीट करके उनको बाहर लेकर गई है। अगर गलत मैसेज पहुंचाएंगी, मीडिया में आप बात कर रही हैं, गलत बात पहुंचाएंगी, गलत जाएगी। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत से विषय हैं। ठीक है, राजनीति इस पर ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पूरे दृश्य को समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। हाँ, रेणु जी और पूनम भटनागर उस पूरे दृश्य को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा हुआ होगा और ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें निर्देश दिए गए हैं। लेकिन मुझे और भी कुछ सवाल लेने हैं बाकी मेहमानों से। रंजीता जी कुछ कहना चाहती हैं? रंजीता जी। अतुल, बात यह है कि क्या जो ये मंच था, क्या ये उचित मंच नहीं था कि रेप पीड़िता अपना वहां पे कष्ट सुनाए? सबसे पहले तो जो गैर व्यवहारिक तरीका अपनाया गया था वो सबसे गलत है।
जितनी भी कष्ट निवारण समिति की मीटिंग्स होती हैं, मैं भी मेंबर रह चुकी हूँ, उस मीटिंग में पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसको यूट्यूब पे डाला जाता है। पहले तो ये गुजारिश की जाएगी कि अनकट वीडियो वहां से मंगाई जाए और वाकई देखा जाए कि क्या ऐसा हुआ था, क्या उस लेडी को सुना गया था, उसको आश्वासन दिया गया था, क्या ऐसी मजबूरी हुई कि लेडी को अनकट की क्या जरूरत है? हम भी अनकट ही दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। आप टीवी पे अभी भी देख रहे हैं क्लिपिंग्स। देखिए, लोक लाज से ही लोक राज होता है। जब तक लोगों की लाज जो है वो स्टेक पर रहेगी, महिलाओं को जितनी भी रेप पीड़ित महिलाएं हैं उसके प्रति सरकार की जवाबदेही नहीं होगी, तब तक ये मामले बार बार रिपीट होते जाएंगे। मैं रेणु भाटिया जी से बिल्कुल सहमत हूँ। बीइंग ए फीमेल शी इज वेरी सेंसिटिव, बट क्या करें, वो बीजेपी की प्रवक्ता है तो कहीं ना कहीं वो घिरती हुई नजर आती है। रंजीता जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज, थैंक्स फॉर योर रिगार्ड्स, बट ये मसला ऐसा है, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आपकी बात कीजिए। मुझे ऐसा लगता है हम सब महिलाएं हैं और ये बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा है, इस पे राजनीति ना हो, ठीक है, और बड़ा दर्दनाक भी है। और इसमें सभी लोग मिलकर ये कोशिश करें कि हाँ, अगर कहीं पुलिस के अफसरान की वजह से ऐसा हुआ है, गलती हुई है, तो उस पर दबाव बने और काम आगे बढ़े। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक प्रकरण पर, एक दृश्य पर हमने चर्चा की, जिसको समझने और समझाने की कोशिश तमाम मेहमानों ने की है। कुछ उस पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन दूसरे और भी कई सवाल खड़े हैं। जीत का मसला अगर हम उठाएं तो 15 अगस्त की तारीख में एक परिवार और उस परिवार की एक महिला जो कि अपने गर्भ में 7 महीने का जो बच्चा है उसको लेकर आत्मदाह करने की बात कर रही है। क्या वाकई पुलिस काम कर रही है? क्या वाकई सरकार की योजना बढ़ रही है? और क्या वाकई इस वक्त जो सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं उसकी पालना अधिकारी करा पा रहे हैं? छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द आएंगे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सुमन दैया भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और बाकी स्टूडियो मेहमान भी हमारे साथ हैं। इस पूरे चर्चा में अभी तक हमने देखा कि एक तरफ एक फोरम पर एक महिला पहुंचती है और वहां से उसको घसीट कर बाहर निकाला जाता है। हालांकि ये समझाने की कोशिश की गई कि बात सुन ली गई थी और निर्देश दे दिया गया है, अब जांच आगे होगी, डीएसपी साहब को निर्देशित किया गया है। बाकी दो और जो केसेस हैं उन पर हम चर्चा करें। मैं चाहूंगा सुमन दैया जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो इसका जवाब देंगी कि आयोग को लेकर भी सवाल खड़े हुए। जींद में एक महिला जो कि 7 महीने की गर्भवती है और आरोप लगाया है पूरे परिवार ने कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और पूरा परिवार जो कि पुलिस अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से और आयोग से भी मुलाकात कर चुका है या अपनी शिकायत पहुंचा चुका है, अब 15 अगस्त को आत्मदाह की धमकी दे रहा है। हेलो सुमन जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी, दोबारा बोलिए आवाज। सुमन जी, मेरा सवाल यह है, जींद का जो प्रकरण है, एक महिला है अपने परिवार के साथ उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी। उनका कहना है कि दरअसल उनके साथ घटना घटित हुई और साथ ही दबाव बनाया जा रहा है, करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं कि मामले को दबा दो, समझौता कर लो, और पुलिस कुछ नहीं कर रही। आयोग तक भी उन्होंने शिकायत की, लेकिन आयोग भी इस पर शांत बैठा है। देखिए, ऐसी पहली बात तो अगर आयोग में शिकायत दी है तो अभी मेरी नॉलेज में नहीं आई है। या तो वो महिला एक बारी मिले और रिमाइंड कराए, क्योंकि जनरली जो रूटीन में फाइलें आती हैं तो उनमें अभी तक इनकी फाइल मेरे सामने नहीं आ पाई है। और जहां तक इस मामले की बात है वो मेरे संज्ञान में अभी नहीं है। तो मैं कहूंगी कि अगर ऐसी बात है तो उसका फाइल जो है, क्योंकि बगैर उसके तो मैं उम्मीद करूं कि आयोग खुद, अब हमारी जानकारी के बाद हमने आपको जानकारी दी, आप अपनी तरफ से भी पहल करेंगी। बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से हम इसमें संज्ञान लेंगे और इसकी कार्रवाई जो है तुरंत करवाई जाएगी। ठीक है रेणु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस पूरे प्रकरण को आपने देखा, यहां पर भी सवाल खड़ा है सिर्फ उसी तंत्र पर जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को, कानून को सही से आगे फॉलो करना, उसकी पालना कराना। इस प्रकरण में भी महिला आत्मदाह की चेतावनी दे रही है, वो भी मुख्यमंत्री निवास के सामने। ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपनी इस बहन को बोलूँगी कि इस तरह का कोई कदम ना उठाएं जो कि इनके लिए भी दुखदाई हो और वो समाज के लिए भी एक बुरी छाप छोड़े। ऐसा कुछ भी ये ना करें। और जो इनके साथ प्रॉब्लम आई है, मैं उस बात की मुझे बहुत उस बात से दुख है, गहरा शौक है उस बात का। लेकिन
इनकी जो कंप्लेंट है, जहाँ तक मुझे नॉलेज आई है, जो इनकी कंप्लेंट है उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। कुछ इस तरह का बताया गया है मुझे, जो कि इनका कुछ पुराना झगड़ा भी है जिसके ऊपर इनका वो हुआ। और थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप भी चैनल पे दिखा रहे हैं कि 11 महीने से इनकी कंप्लेंट है, झगड़ा चल रहा है और ये 7 महीने से प्रेग्नेंट है। तो ये भी एक थिन लाइन बनी हुई है कि एक्चुअल मामला क्या है, क्या रेप मामला है या प्रेगनेंसी मामला है या पारिवारिक झगड़ा जो इनके साथ हुआ है वो मामला है। तो ये सारी बातें क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। जब आज तक हम चर्चा कर रहे हैं, इसको क्लियर पुलिस ने क्यों नहीं किया अभी तक, इसीलिए तो इन्होंने देखिए जो इनकी कार्रवाई चल रही है वो इन्हीं सब बातों को लेकर चल रही है। ये लेकिन बहुत गंभीर एक आरोप लगा रही है। इनका कहना है कि पूरा पानीपत पुलिस इस वक्त भ्रष्ट हो चुका है। ये एक महिला कह रही है क्योंकि वो अपनी हर कोशिश करके थक चुकी है। मैं ये कहता हूं कि ऐसे तमाम मामले, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे तमाम मामले आए जहां पर गलत आरोप भी होते हैं या प्रकरण कुछ और होता है, उसकी सत्यता पर रखना जरूरी है। पुलिस आखिर क्यों शिथिल? अतुल देखो, आपने अपनी ही लाइन में एक बात बोली कि तमाम मामले ऐसे होते हैं जिनको पूरा क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। तो जब तक इस तरह का मामला, अब यहाँ पे गंभीर आरोप है, एक तो महिला, उनका रेप, और साथ में वो कह रही हैं 7 महीने से गर्भवती हैं, साथ में उनका जो मसला है उसमें पारिवारिक झगड़ा भी है। तो जो कार्रवाई हो रही है वो ये सारे मैटर्स को क्लियर कर रही है कि एक्चुअल जो ये आरोप लगा रही हैं क्या ये ठीक है, या जिन्होंने जो आरोपी हैं उनकी बात सुन के कि उनके मेरा मैडम सवाल सिर्फ इतना है, इतने पर ही सीमित है कि पुलिस आखिर, अब मैं कहता हूं 7 महीने 11 महीने 2 साल पुराना मामला, दो अलग अलग मैटर्स हो जाते हैं, इतने दो अलग मैटर्स हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इतने समय में पुलिस का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस अभी तक जांच पूरी नहीं कर पाई। महिला थाने बन गए, उसके लिए बकायदा अलग से व्यवस्था हो गई, फिर भी अगर लोग इस तरीके से भटकते रहें तो फिर आखिर सवाल तो उठेंगे। देखिए जांच इनके लिए बराबर चल रही है जो मुझे मालूम हुआ, परंतु लेकिन इनको भरोसा नहीं है, इनको आश्वासन नहीं मिल रहा सही, इनको उम्मीद नहीं हो रही है कि हाँ कुछ होगा, चाहे जितने भी मामले हो, कोई भी इस तरह का कदम ना उठाएं जो कि समाज के लिए। ठीक है, मैं रंजिता जी आ रहा हूं, कुसुम जी आपके पास आऊंगा। पूनम जी, देखिए पहले तो मैं अफसोस जाहिर ये करूंगी कि जैसे कि सुमन जी कह रही थी कि मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई और कंप्लेनेंट कह रहा है कि मैं गया हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो लोचा है बीच में कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो अब ये परखना जरूरी है कि अगर महिला आयोग में ये बात गई है और वो संज्ञान नहीं लिया गया तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। दूसरी बात, पुलिस थाने पे भी, पुलिस जहां भी जिस भी जगह पे गई है, अगर वहां पे भी कार्रवाई नहीं हुई और 11 महीने से ये घूम रही है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने 11 महीने होने के बावजूद अगर आज लड़की आत्मदाह तक पहुंच गई तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये परेशान है, कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई नहीं हुई है, कहीं ना कहीं लचीलापन है पूरा परिवार। लेकिन उससे पहले अतुल ये भी जानना जरूरी है कि क्या इसके साथ रेप हुआ, क्या इसका पारिवारिक झगड़ा है, क्या इनके बीच में क्या चीज है, वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन करेगा? ये तो पुलिस ही करेगी ना, हम बैठ के तो यहाँ वही कार्रवाई हो रही है। बहुत जरूरी है कि 7 महीने की प्रेगनेंसी और 11 महीने से वो घूम रही है, तो 4 महीने का जो बीच में गैप है वो गैप कहाँ गया? अगर कोई प्रेग्नेंट होता है ऑब्वियसली बात है वो डेज शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है सभी पे कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है और ये अभी तक कार्रवाई हुई तो क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो ये जरूरी है। चलिए ये देखिए, ये एक साइंटिफिक तरीके से हर एक विभाग को यस जिम्मेवारी बनती है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए और सीरियस नोट पर इसकी कहीं ना कहीं पैरवी होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्ची परेशान है और जब परेशानी हमें दिखती है समाज में तो सब लोग परेशान होते हैं। ये अकेली नहीं है, इसके साथ सारा समाज परेशान होता है क्योंकि हर एक के घर में ऐसी स्थिति बिल्कुल। और ये सामाजिक समस्या, ये सामाजिक विकृति, ऐसी कोई भी घटना अगर घटित होती है। रंजिता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद कुसुम जी आपके पास आऊंगा। रंजिता जी अपनी बात रखें। देखिए अतुल, आरएसएस प्रेरित तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने पिछले 17-18 महीने की जो इनकी सरकार रही है इसमें बेटियों को बचाने के लिए और बेटियों को पढ़ाने के लिए बड़ी ही कड़ी मशक्कत की है, जिसका सीरीज वाइज मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले इन्होंने ये अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जो कि 18 महीने में एक बार भी अपनी शक्ल दिखाते नजर नहीं आए। और इनकी जो महिला आयोग की, नेशनल महिला आयोग की मेंबर हैं रेखा शर्मा, जो खुद हरियाणा से बिलोंग करती हैं, इस बात को स्वीकार करती हैं कि बेटियों को जो रेप पीड़ित केसेस हैं वो नंबर 2 पे हरियाणा पहुंच चुका है, तो वही स्कीम इनकी डूब जाती है। उसके बाद इन्होंने सीएम विंडो खोल दिए। सीएम विंडो में टोटल आज तक जो है 1,74,000
1,74,703 केसेस आते हैं, उसमें से सिर्फ 1,38,000 का जो ये कहते हैं कि हमने समाधान कर दिया, उसमें से जो पेंडिंग केसेस है आज भी 78,974 पड़े हैं, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और उसमें से 8,000 केसेस ऐसी हैं जिसपे ये कहते हैं कि कार्रवाई की जरूरत नहीं है। और उसपे सोने पे सुहागा ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट के खिलाफ, जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है, उसी के पास केस पहुंचा दिया जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये स्कीम वहीं पे दम तोड़ देती है। उसके बाद खोल दिए इन्होंने महिला थाने। महिला थानों की पोजीशन ये है कि वहां पर ना तो प्रॉपर स्टाफ है, ना वो ट्रेंड है। वो इतने असंवेदनशील हैं कि जो महिला वहां पे कंप्लेंट करने के लिए पहुंच जाती है, उसके साथ इतनी बदसलूकी की जाती है। यहाँ पंचकूला का एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। रात को 2:30 बजे 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी और साथ में उसकी और 2 लेडीज, जिनके साथ रात को दुष्कर्म करने की कोशिश की जाती है, अपनी कंप्लेंट कराने के लिए महिला थाने में जाती हैं। और महिला थाने वाली जवाब ये देती है इंस्पेक्टर कि भाई अगर तुम्हारे साथ ये हो गया, अगर हमें वहां लेके जाओगी तो हमारे साथ भी हो जाएगा, तो बेहतर है कल सुबह आना। और वो लेडीज, ये तो बड़ा मुद्दा था। आपने इसको लेकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आज आप ये बात रख रही हैं रंजीता जी, मैं आपकी इस बात का स्वागत करता हूं कि आपने उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस कब आएगी सड़कों पर? अतुल जी मैंने लड़ाई लड़ी, अतुल जी मैंने लड़ाई लड़ी। अगले ही दिन में उन पूरी महिलाओं को लेकर डीसीपी के पास गई, अनिल कुमार जी के पास, जिन्होंने आश्वासन दिया कि अभी मुकेश जी जो वहां के एसीपी हैं, इस पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। उसके बाद हम उनके वहां पेश हुए। वहां से हमें 16 सेक्टर महिला जो थाना था उसकी बजाय 16 सेक्टर चौकी में भेज दिया गया। पर आज तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा जो 80 पड़ोसी उनकी हेल्प कर रहे थे, उनको चार्जशीट करके उनको अंदर किया जा रहा है कि वो लेडी जो है, जो जिसका बेटा आरोपित है, उन्होंने इनका नाम भी बीच में इंक्लूड कर दिया। ये हमें न्याय मिला है यहाँ पर महिला थानों की तरफ से। यानी घूमकर बात वहीं आ गई कि चाहे महिला पुलिस अधिकारी हो या पुरुष पुलिस अधिकारी हो, रवैया उन्हीं का जो है इस वक्त लचर है। और ये सबसे अहम बात देखिए कि एक तरफ महिलाएं, यहाँ पर 4 हमारे साथ प्रवक्ताएं बैठी हैं जो कि अपनी अपनी बात रख रही है, मेहमान है वो अपनी बात रख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर सभी लोग एकजुट हों। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि महिला थाना खुलने के बाद भी महिला इंस्पेक्टर ये कहती है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, महिलाओं की एक तरीके से दुश्मन बन गई है, या फिर नजरिया उनका भी इस तरीके का हो गया जिसके लिए जिम्मेदार पुरुषों को ठहराया जाता है कई बार। कुसुम जी अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे। जी अतुल जी, मेरे को अभी पूनम जी भी और रेनू जी भी ये बात कह रहे थे कि आप राजनीति ना करें, लेकिन मेरे को एक चीज बताइए अतुल जी कि अगर कोई अपनी सुनवाई करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है या आयोग के पास जाता है, या जिस तरह से अभी जो कष्ट समिति बैठी हुई थी, तो अगर ये इनके पास जाकर भी अपनी समस्याओं को नहीं रखेगा तो कहां पर जाकर के रखे? अगर सरकार सामने, एक तो सबसे बड़ी बात कि आज सरकार का शहर करनाल में जो हादसा हुआ है, मैं तो कहती हूँ शरेआम ये सरकार के नाकामयाबी है। आज सरकार के सामने ये इतनी बड़ी घटना हो रही है। पानीपत का करनाल के बिल्कुल साथ लगता है, सिर्फ 15 किलोमीटर का रास्ता है वहां का, वहां पर ऐसी घटना हो रही है। रोहतक जो बिल्कुल साथ लगता है, वहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार की नाकामयाबी है जो आज तक कोई भी केस जो है वो सोल्व नहीं हुआ है। और हमें ये कहा जा रहा है कि आप राजनीति नहीं करेंगे, तो राजनीति आप ये बताइए कि सरकार को लाने के लिए क्या राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती? और सरकार के सामने ही समाधान के लिए क्या राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती? किस चीज के लिए आप बताइए कि राजनीति हो रही है? आज जो मेरी महिलाएं बहनें ये कह रही हैं कि आप यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं, तो आप बताइए कि समाधान ढूंढने कहाँ जाएं हम, कहाँ पर जाएं? ठीक है, रेणु जी से इसका एक छोटा सा जवाब लेते हैं। रेणु जी देखिए, समाज प्रताड़ित है, कोई भी पार्टी का अगर नेता या प्रवक्ता है वो सवाल उठा रहा है तो कहा जा रहा है कि राजनीति ना करें। लेकिन देखिए कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो रही है, चाहे जितने प्रकरण उसमें आरोप क्या है, कैसा है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये सब कुछ जांचना तो पुलिस कर्मियों का ही काम है ना, कानून का काम है, और उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वाकई अभी भी नजरिया उन लोगों का नहीं बदल पाया? समाज का नजरिया बदलने की बात हो रही है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो खुद अपने आप को नहीं बदल रहे। देखिए अतुल, जो मैंने राजनीति की बात कही थी, आप सब सुन रहे हैं और पूरे हरियाणा ने उस बात को सुना। मैंने कुसुम जी की उस बात पे कहा था कि जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे कि अब सरकार बनी है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता था, तो उस वार्ड पे मैंने कहा था कि राजनीति हमें इस तरह के विषयों पर नहीं करनी चाहिए। पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादा हो गया है।
मैडम इसका पैमाना ये क्या है? ये चाहे पहले आपके होता टाइम था। पे, आपके टाइम पे मीडिया में बातें नहीं आती थी, आज खुलने लगी। फर्क देखिए, इतना है, ये होता तो सभी आपने टाइम में जानते हो था। आप। और ये एक कांग्रेस भी मिनट। ना भूले, मैं जब ग्रीवेंस कमेटी की ये तो मेंबर मीडिया थी का तो धन्यवाद कांग्रेस का करना रास्ता, पड़ेगा हमें कि और मीडिया उसमें इन जो चीजों कमेटी को में उठा होता था रहा वो है। हमें भी मालूम है। मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कुसुम जी आपसे कि हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत विषय हैं, हम सारी बहनें राजनीति में हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं, परंतु राजनीति करने के लिए विषय बहुत से होते हैं। तो ये बहनों का मसला है, बेटियों का मसला है, जहां एक तरफ आप लोग बार बार इस बात को गिनवाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तभी तो क्या आप रोने की नहीं बात हो रही चाहते, है मैडम क्या जी। आप नहीं चाहते कि हरियाणा में बेटी पढ़े और बढ़े? या तो आप नहीं चाहते तो आप उस तरह से बोले, और अगर आप चाहते हैं पढ़े और बढ़े तो कम से कम जो एक अच्छा कदम उठाया गया है उस चीज को भी एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट करें। रंजीता जी आप अभी एक सेकंड रंजीता जी आप अभी कह रही थी कि सीएम विंडो पे 1,84,000 मामले हैं, जिनमें से 84,000 अभी भी पेंडिंग है। तो आप ये तो मानती हैं अपने मुंह से कि 1,84,000 मामलों में 1 लाख मामले निपटाए गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। आप 2 वर्षों में 10 वर्ष बनाम 2 वर्ष के कामों को भी गिनना चाहती हैं, 10 वर्ष बनाम 2 वर्ष की पुलिस व्यवस्था और सारी चीजों को भी बैलेंस मांगना चाहती हैं, तो ऐसा मत कीजिए। कम से कम महिलाओं के चलिए रेणु जी, मैंने मान लिया कि आपका अभियान भी अच्छा है और मैं चाहता हूं कि बाकी सभी लोग भी इसका स्वागत करें कि हाँ, बेटियों को बढ़ाने पढ़ाने की बात हुई है तो ये सोच गलत नहीं है, इस पर तो सभी एक राय होनी चाहिए। लेकिन अगर उसका प्रभाव न दिखे, अगर बेटियां सुरक्षित न हो, महिलाओं की सुनवाई ना हो और महिलाएं ही महिलाओं की सुनवाई ना करें जो महिला थानों में बैठी हैं, तो ये अपने आप में एक और सोचने वाली बात है। वक्त हमारे पास कम है, संक्षेप में सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। फाइनल कमेंट सुमन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप इस वक्त क्या आश्वासन देना चाहती हैं, क्या फाइनल कमेंट होगा आपका? तीनों प्रकरण या फिर ऐसे तमाम मामले, उसको लेकर आयोग का कदम क्या होगा? सुमन दैया जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद हमारे साथ संपर्क नहीं है। पूनम भटनागर, आपसे मैं जानना चाहता हूं इन तीनों घटनाओं और उसके बाद और भी जो तमाम मामले हैं, सवाल घूम कर आ गया है कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको उन जिम्मेदार पदों पर बिठाया गया है, चाहे वो महिला थानों में बैठी महिलाएं हो, इंस्पेक्टर हो या फिर अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर पुलिस थाने, जो असल शैली होनी चाहिए वो नहीं है, संवेदनशीलता अभी भी नहीं है इन्हीं लोगों की, तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा बेटियों और महिलाओं को? सरकार क्या वाकई इन लोगों पर भी लगाम लगा पा रही है या फिर मॉनिटरिंग कर पा रही है? देखिए, सरकार पे हमें विश्वास है। मैं समझती हूँ कि जो पुलिस थाने खुले हैं उनमें बहुत सारी क्वेरीज जा रही हैं और बहुत ज़्यादा सॉल्व भी हो रही हैं। आज एक औरत इंडिपेंडेंट है अपनी बात रखने के लिए, और मैं समझती हूँ कई प्रगतिशील बातें भी हो रही हैं। और इस तरह के माहौल में मैं समझती हूँ कि आज के प्रकरण में जहाँ जनता इतनी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है हमारे शहर में, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसको काबू करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें केवल मैं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझती हूँ, मैं समझती हूँ हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हमें भी कहीं इस तरह की घटना दिखाई देती है तो हमें भी आगे बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना चाहिए और उसको रोकने का कोई ना कोई उपाय सोचना चाहिए। और एक पॉलिटिकल ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल, अगर मैं बीजेपी की हूँ या कांग्रेस की हूँ तो मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं अपोज करूँ, नहीं, अगर मैं भी कुछ अच्छा समाज के लिए कर सकती हूँ और महिलाओं के लिए कर सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ चढ़कर करना चाहिए। और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि जो भी विभाग, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको भी मिली है, उस पर एक कड़ी आंख रखी जाए और पूरा चेक किया जाए और उनकी जवाबदेही बने, जिससे कि सबको न्याय मिले। सीपीएस साहब या फिर विधायक महोदय या अधिकारी, उनको संवेदना भी थोड़ी कम से कम रखनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये जो तस्वीर थी, गलत तस्वीर नहीं है ना? बिल्कुल, एक जनता चाहती है, एक अच्छी उम्मीद के साथ सरकार को लाई है और उस उम्मीद को फुलफिल सरकार को करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पाती है तो रिजल्ट देखिए 5 साल बाद सरकार को अपने आप ही मिल जाएगा। तो जो भी सरकार बैठी है इस टाइम, उसको अच्छा करके दिखाना होगा और उसमें सभी का योगदान है। विभागीय योगदान सबसे ज्यादा होता है क्योंकि विभाग ही आगे लेके जाता है सरकार को। ठीक है, रंजीता जी, फाइनल कमेंट आपका। यहां पर घूम फिर कर बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस उस तंत्र पर ही आ रही है, चाहे उसमें महिला अधिकारी हो, कर्मचारी हो या फिर पुरुष पुलिसकर्मी या अधिकारी हो। आप लोगों के वक्त में भी ये लोग थे और इस वक्त में भी ये लोग हैं, ये तंत्र ऐसे ही चलता रहता है। आखिर बदलता क्यों नहीं है? क्या आपके वक्त में ये बदले हुए थे और अब बदल गए हैं? क्या है मसला? अतुल जी, बात बदलने की है कि जो हमारा कानून है महिलाओं के प्रति, जो रेप केसेस हैं, हमें इस कानून में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी, तभी ही इस देश का सुधार हो सकता है। 10 साल क्या किया? बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है।
अगर आप प्रदेश के अंदर केवल मात्र 10 लोगों को ऐसी कड़ी सजा दे देंगे जैसे कि अरेबिक कंट्रीज में दी जाती है, तो मैं इस बात को मानती हूं कि 99% इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। हमारी विडंबना नहीं यही है कि केसेस सालों साल कोर्ट में निलंबित चलते रहते हैं और बाद में आरोपी जो है बेल लेकर बाहर आ जाते हैं और वो दोबारा उस दुष्कर्म को करने का साहस करते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी चाहे कोई भी सरकार आए, जब तक हम 10 लोगों को कड़ी सजा नहीं देंगे तब तक ये मैसेज जो है पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा। जब मैं पहले आपको गिना रही थी उसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, महिलाएं बुजुर्ग जो हैं विधवा पेंशन लेती हैं, बुढ़ापा पेंशन लेती हैं, उनके लिए भी इस सरकार ने नई समस्या खड़ी कर दी कि उनके जो खातों में भेजनी शुरू कर दी पेंशन। जो महिला अनपढ़ है और अपने घर से नहीं जा सकती, अपने बेटों पर डिपेंडेंट है कि वो पेंशन लाके हमें निकाल के दे, आज उनके पास में पेंशन नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, आपको पता है लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कानून में बदलाव की जरूरत है। काश आपकी बात आपकी पार्टी मान ली होती 10 साल जो हर जगह बैठे हुए थे, लेकिन ये अच्छा सुझाव है, एक महिला होने के नाते बिल्कुल अच्छा सुझाव है। मैं चाहूंगा कुसुम जी अपना फाइनल कमेंट करें, उसके बाद मैं रेणु जी के पास आऊंगा। कुसुम जी संक्षेप में। मैडम अतुल जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज हरियाणा में जो सरकार है वो टोटली फेलियर है। हमारी माताओं बहनों को अगर आज आप पूछें तो वो यही कहेंगे कि हम इस सरकार का बहिष्कार करते हैं। आज एक चीज बीजेपी के नाम पे जरूर कहना चाहूंगी कि आज बीजेपी के राज में सीता जी भी रो रही हैं। बीजेपी के राज में सारा पैसा खा गए, मेरे पति के नाम पर मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। यही मेरा फाइनल कमेंट है। ठीक है रेणु जी। मैं कुसुम जी की बात का मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब देना चाहिए। अच्छी कविता इन्होंने की, परंतु मैं अपनी साथी रंजीता से कविता नहीं है, व्यंग है वो। उनका कविता वाला के ऊपर व्यंग है कि तारीख आप बताते नहीं है। हाँ, उनका लहजा कविता, उन्होंने व्यंग को भी कविता बना डाला। मैं सिर्फ अपनी दोनों चर्चा से चली आ रही है। मैं अपनी दोनों साथी विपक्षी बहनों से इतना सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आप बार बार सरकार को इस विषय पर कोसती हैं। हालांकि ये मैं बार बार कह रही हूँ कि महिलाओं का इस तरह का विषय राजनीतिक ना करें। फिर भी रंजीता जी ने सलाह दी कि कानून में व्यवस्था में चेंज होना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली कई चीज़ों में होना चाहिए। 10 वर्ष तक आपके पास हरियाणा में सरकार थी, 50 वर्षों तक केंद्र में सरकार थी, नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा पॉइंट रंजीता जी मुझे ऑन एयर बता सकती हैं कि इन्होंने 10 वर्षों में एक ऐसा पॉइंट चेंज किया जिस वजह से आज वो क्राइम नहीं हो रहा? नहीं बता पाएंगी क्योंकि किया ही नहीं। ऐसा ही मैं कुसुम जी से पूछूंगी कि इनकी सरकार के इनके मुखियाओं ने क्या कोई ऐसा पॉइंट चेंज किया जिसकी वजह से क्राइम महिलाओं के साथ ना हो सके? वो भी नहीं ना बता पाएंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कृपया करके इस विषय को राजनीतिक ना करें। कानून व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, लेटेस्ट प्रोसीजर्स आने चाहिए, डेफिनेटली आने चाहिए। ये सुधार हम करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक एक ही बात है कि जो भी व्यक्ति जहां पर दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन रेणु जी, फिर मेरा सवाल यहीं से आपसे उठता है, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। अभी भी सरकार, मैं ये कहता हूं कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी हो, अगर व्यवस्था चलाने वाले जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो वो निशाने पर रहेगी। पुलिस अभी भी निशाने पर है। इसको लेकर आप लोग जो बने ये इसीलिए बने, और जो ये सीएम विंडो बनी ये इसीलिए बनी कि लोग पहुंच नहीं पाते थे अपनी शिकायतों को देने के लिए। मैं रंजीता जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट किया ऑन एयर कि 1,84,000 में से 1 लाख समस्याओं का समाधान हुआ। जो बैलेंस 84,000 पड़ी है उनको भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि राज्य में किसी को भी परेशानी। और ऐसे मामलों में कम से कम सीपीएस या विधायक संजीदगी दिखाएंगे, थोड़ा और वक्त दे देते तो कुछ चला नहीं जाता। भाषा पर कंट्रोल, ये तो एक मानवता की अपनी बात है, हमें अपने स्वभाव तो संवेदना बढ़ानी पड़ेगी कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रेणु जी आपका, पूनम जी आपका, रंजीता जी और कुसुम जी आपका। कुल मिलाकर यहां पर एक सबसे अहम बात यह है कि दरअसल घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं अगर हो रही हैं तो उनकी शिकायत भी पहुंच रही है। अच्छी बात है कम से कम कि हां अब थानों तक मामले पहुंच रहे हैं, लेकिन उस पर अगर कार्रवाई ना हो या फिर उसमें सक्रियता ना दिखाई जाए तो फिर वही परिस्थिति रहती है कि मुकदमा दर्ज होकर भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का बोझ बढ़ेगा। कार्रवाई होनी जरूरी है और उसके साथ संवेदना बढ़ानी जरूरी है। और सबसे अहम बात यह कि कम से कम महिला थानों में बैठी हुई महिला जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो महिलाओं के लिए कम से कम पूरी संवेदना रखें ताकि सख्ती और बढ़ पाए। नमस्कार।